हिस्ट्री जीएस टेस्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में बात करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुरातत्वविद ने किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी स्टुअर्ट पिगॉट और ऑप्शन डी गार्डन चाइल्ड। तो देखते हैं इसके बारे में। सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जॉन मार्शल ने किया था और स्टुअर्ट पिगॉट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की दो संयुक्त राजधानियां माना था। सिंधु सभ्यता के और कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि इसका एक नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला नगर था वो हड़प्पा नगर था, जो कि खोजा गया था 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा। तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यहाँ सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसी कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। वह सर्वप्रथम इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता रखा गया। तो इस क्वेश्चन का पहला जो आंसर है वो है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का बलूचिस्तान की ग्रामीण बस्ती के साथ व्यापार होता था। पॉइंट 2, हड़प्पा में चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चीन से तांबे का आयात करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो आयताकार था और यहाँ आपके जो लोग थे वो शवों को दफनाते थे। सर्वप्रथम कपास का जो उपयोग है वो हड़प्पा वासियों ने ही किया था। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो उचित समतावादी पद्धति पर चलता था, यानी कि इसकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी, यानी ये समाज जो था वो वर्गों व जातियों में विभाजित नहीं था। और हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी वो प्रायः सेलकड़ी पत्थर की बनी हुई होती थी। हड़प्पा में मनके बनाने का जो कारखाना है वो हमें चहुंदड़ों से प्राप्त होता है। वहीं घोड़े के अवशेष हमें सुतकोटदा से व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और चावल उपजाने के साक्ष्य हमें लोहरादेव से प्राप्त होते हैं, जो कि 9000 बीसी के हैं। और धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से। हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट हमें कुनाल हरियाणा से प्राप्त होता है। काली चूड़िया व जुता हुआ खेत हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। और सिंधु सभ्यता के जो लोग जिस हिटों का प्रयोग करते थे उन हिटों का अनुपात था 4:2:1। देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो तांबे का आयात थे वो राजस्थान की खेतड़ी से व ओमान से करते थे। वहीं चांदी का आयात वो अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से करते थे। टीन का आयात वो अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। वहीं लाजवर्द जो पत्थर था, लाजवर्द जो इससे मोती बनाते थे, मणि बनाते थे, तो इसका जो आयात है वो बदखसा, जो कि अफगानिस्तान का एक प्रांत था उस समय, उससे करते थे। वहीं सोने का आयात अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से किया जाता था। सिंधु सभ्यता में ही चांदी की उपलब्धता के सर्वप्रथम जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बलूचिस्तान की ग्रामीण बस्तियों के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि हड़प्पा से चावल की खेती के प्रमाण नहीं मिलते हैं, वो रंगपुर से मिलते हैं और एक लोहरादेव से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग चीन से तांबे का आयात नहीं करते थे और राजस्थान की खेतड़ी से तांबे का आयात करते थे। तो इसका पहला आंसर सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोथल भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सतलज नदी के किनारे और धोलावीरा सिंधु नदी के किनारे। तो देखते हैं। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जो हड़प्पा है वो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, कौन से तट पर? बाएं तट पर अवस्थित है। और इस स्थल से हमें 12 अन्न कोठार प्राप्त हुए हैं और गेहूं, जौ के दाने भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से हमें अनाज कूटने का एक चबूतरा प्राप्त हुआ है, जिससे कुछ अनाज के दाने मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि इस चबूतरे पर वो अनाज कूटते होंगे। यहीं से हमें मिट्टी से निर्मित टोकरियां प्राप्त हुई है और हड़प्पा से हमें कांच से निर्मित इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है और इसी से एक लिपि युक्त मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा से पक्की मिट्टी के खिलौने, स्त्रियों की अनेक मृण मूर्तियां और यहाँ से एक कब्र मिली है जिसको R37 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। इसका एक उपनाम भी है जिसे कहते हैं सिंध का बाग। तो अगर पूछ ले कि सिंध का बाग किसे कहते हैं तो मोहनजोदाड़ो को। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी, और जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर। यहाँ से हमें पशुपति शिव की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें गेंडा, भैंसा, व्याघ्र, हाथी, हिरण आदि जानवर हमें प्राप्त हुए हैं। और अगर पुजारी की बात करें तो यहाँ से एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की। और पशुपति की जो ये मोहर प्राप्त हुई है, तो सर जॉन मार्शल ने ही इस मोहर पर जो शिव का अंकन है तो कहा है कि ये मुद्रा जो है वो पशुपति शिव की है। यहाँ से हमें काशी की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, और यहीं से एक ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। हर मोहनजोदाड़ो से पुरोहितावास, अन्नागार और सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त होती है, जो पक्की मिट्टी और फेन से निर्मित तकलिया प्राप्त होती है, और यहाँ से हमें नाव का चित्र प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। यहाँ से हमें माता देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, और यहाँ से हमें आद्य शिव की मोहर प्राप्त होती है। नेक्स्ट, लोथल। अगर लोथल की बात करें तो इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। इसका एक उपनाम है, इसे लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसके साक्ष्य यहाँ से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, डॉकयार्ड। यहाँ से हमें फारस की एक मुद्रा प्राप्त होती है, और घोड़े की मृण मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त होती है। लोथल से ही चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हाथी दांत की एक स्केल प्राप्त होती है, आटा चक्की और सीप का कारखाना भी हमें लोथल से प्राप्त होता है। और एक मोस्ट युग्मी शवादान यानी कि जोड़े के रूप में जो शव को दफनाया जाता था वो हमें लोथल से प्राप्त होता है। यहाँ से अग्निवेदिकाएं और रंग कुंड भी प्राप्त होते हैं। इस स्थल से एक जाट पर चौक में मछली, दवाई, चिड़िया और एक पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी है। ये हमें लोथल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा की जो खोज है 1967 और 68 में जेपी जोशी ने की थी। ये वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में स्थित है। ये नगर 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग, मध्य और निचला शहर। और इसके अलावा जितने भी नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ, ये सभी नगर जो है वो 2 भागों में है, दुर्ग और निचला शहर। लेकिन ये एकमात्र ऐसा नगर है धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और एक विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि श्रेणीबद्ध बांधों से निर्मित है। इसी स्थान से हमें सिंधु लिपि की एक बड़ी आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि एक सूचना पटल प्राप्त हुआ है, जिस पर कुछ लिखा है लेकिन उसे हम अभी तक पढ़ नहीं सकते। यहाँ से पालतू भैंस के जो है वो साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जो प्रमुख केंद्र है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर, चहुंदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है, वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर और बानावाली सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है, रंगपुर मादर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, वह धोलावीरा मानहर नदी के तट पर बसा हुआ है, कहीं कहीं इसे मानसहर नदी भी कहा जाता है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है, वहीं मांडा यह चेनाब नदी के तट पर बसा हुआ है, देमाबाद प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ है, और सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल, जो कि भोगवा नदी पे बसा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और यूनान की सभ्यता, यानी कि इन चारों सभ्यताओं में से सिंधु सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच में बसी हुई थी। इस सभ्यता का एक अन्य नाम सुमेरियन है, इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, और इस सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाक्षर थी। वहीं चीन की अगर सभ्यता की बात करें तो वो हंगाओ नदी की तट पर बसी हुई थी,
और मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो ये सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी और इसकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि में मूल 64 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लिपि में जो मछली का चित्र है वो सर्वाधिक बार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है यूनान की सभ्यता, यानी कि यूनान की सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में देमाबाद, दक्षिण में आलमगीरपुर, पूर्व में मांडा और पश्चिम में सुतकोटदा, इनमें से कौन सा सही है? तो देखते हैं, उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं दक्षिण में देमाबाद जो कि प्रवरा नदी पर बसा हुआ है। कहीं कहीं पे इसके स्थान पर नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में दाश्क नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम में सुतका गेंडोर।